गुड इवनिंग। देखिए, हमारा कंटिन्यू लेक्चर संविधान संशोधन पर चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने संविधान संशोधन पर बनने वाले प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा की थी। देखिए, साथ में मैंने उसमें बताया था कि संविधान संशोधन का जो हमारे परीक्षा के सिलेबस का टॉपिक है, तो उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए, उसी संदर्भ में मैं मुख्य रूप से एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन को लेकर क्या प्रक्रिया दी गई है, एक तो उसको आज जो है डिस्कस करना चाह रहा हूं, और दूसरी बात कि संविधान संशोधन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए है ना, जैसे मैंने बताया था कि 4 लैंडमार्क डिसीजन हैं। एक तो मैंने शंकरी प्रसाद की जो है चर्चा की थी, जो कि पहले संविधान संशोधन के बारे में आया था, और उसके बाद फिर मैंने जो है सज्जन कुमार के मामले की चर्चा की थी, 1965 में आया। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आया, और चौथा केस जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कहते हैं। तो देखिए, यहां एक्चुअल में हम ये जानना चाहेंगे कि इन निर्णयों का संविधान संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ा और वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, ये बात जानने से पहले हम संविधान के भाग 20 ना, संविधान का भाग 20 है ना, पार्ट 20, जहां संविधान संशोधन के बारे में बात दी गई है। देखिए, ये बात हम जो है पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि भारत के संविधान में संशोधन कितनी तरीके से हो सकता है। तो हमने कहा था 3 तरीके हैं। एक तरीका जो गैर 368 के अंतर्गत आता है, जैसे राज्यों का निर्माण है, विधान परिषद का सृजन है, निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है। वहीं आर्टिकल 368 के अंतर्गत 2 तरीके आते हैं। एक को जो है हम क्लॉज 1 कहते हैं, दूसरे को जो है हम क्लास 2 कहते हैं। तो देखिए, यहां हम देखना चाहेंगे कि संविधान संशोधन के बारे में क्या प्रावधान है। देखिए, गैर 368 वाला जो है वो तो सामान्य बहुमत से होता है, और साथ में यह भी कहा गया है कि वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक्चुअल में संविधान संशोधन जिसे कहा जाना चाहिए वो आर्टिकल 368 ही है। देखिए, आर्टिकल 368 में जो बात दी गई है, तो वो लिखा हुआ है कि संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। देखिए, ये बात जो है बहुत समझने जैसी है। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया।
देखिए ये टाइटल ऐसा पहले नहीं था, ये बात जो है मूल संविधान में ऐसे नहीं लिखी हुई थी। फिर क्या लिखा हुआ था? देखिए उसमें लिखा हुआ था कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, क्योंकि ये बात नहीं थी, शक्ति की बात नहीं थी, और यही कारण है कि 368 का जो संबंध है वो आर्टिकल 13 से जोड़ा जाता रहा। और यही कारण है कि दो निर्णय ऐसे आए कि संसद को संविधान में जो है संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, जबकि गोलकनाथ के निर्णय में आया कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है, मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो बात दी गई है कि ऐसी कोई विधि, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो, तो सीधी सी बात है कि संविधान संशोधन भी आ जाता है, ऐसा न्यायालय ने माना। यही कारण है कि 368 की जो बात दी गई थी तो उसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया, और ये बात लिखी गई कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। और जैसे ये बात लिख दी गई तो 368 का संबंध जो है अब चूंकि इस बात से नहीं रह गया, देखिए अब जो है आर्टिकल 13 से बिल्कुल नहीं रह गया, और ये एक स्वतंत्र आर्टिकल जो है बनकर हमारे सामने आ गया, क्योंकि आर्टिकल 368 की अब वर्तमान में जो स्थिति है तो वह संसद को शक्ति भी प्रदान करता है और प्रक्रिया भी बताता है। और अब आपको जो है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और आर्टिकल 368 जो है अपने आप में पूर्ण भी हो जाता है। देखिए ये बात जानने के बाद अब चूंकि हम ये जानना चाहेंगे कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है। देखिए ये बात भी जो है आर्टिकल 368 के फर्स्ट में ही जो है दी गई है, परिभाषित किया गया है कि 368 फर्स्ट में ही जो है ये बताया गया है। और ये पढ़ने के बाद जो है हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बात पता चल जाती है कि संविधान संशोधन का आशय क्या होता है। देखिए लिखा गया है कि संसद जब इस आर्टिकल का प्रयोग करती है, इस आर्टिकल यानी 368 का जब प्रयोग करती है तो करके वो क्या करती है, किसी उपबंध यानी किसी भी प्रोविजन का परिवर्धन, है ना, परिवर्धन, उसके लिए इंग्लिश शब्द दिया हुआ एडिशन। इसका मतलब होता है बढ़ाना, है ना, किसी भी उपबंध में मटेरियल को बढ़ा देना। फिर लिखा है परिवर्तन, वेरिएशन, यानी मटेरियल बदल देना, या निरसन, है ना, निरसन। देखिए निरसन के लिए इंग्लिश शब्द रिपील लाया गया है, समाप्त करना, मिटाना, हटाना, है ना, हटाना, बदल देना, है ना, बदल देना। देखिए बढ़ा देना, बढ़ाना, बदल देना, हटाना। संसद जब आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी प्रावधान
का परिवर्धन एडिशन, परिवर्तन वेरिएशन, निरसन रिपील करती है, तो उस बात को क्या कहा जाता है? संशोधन, संविधान संशोधन। तो जब आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन का क्या आशय है, तो आप क्या जवाब देंगे? आर्टिकल 368 फर्स्ट के अनुसार संसद के द्वारा प्रक्रिया का पालन करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन करना संविधान संशोधन है। देखिए, इस बात को आप आसानी से भी लिख सकते हैं, है ना, बढ़ाना, बदल देना, हटाना। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो थोड़ी शब्दावली भी हमें, है ना, उच्च भाषा थोड़ा रखेंगे तो बेहतर होगा। याद रखने के लिए जरूर हमें अर्थ पता होना चाहिए कि भाई परिवर्धन का मतलब क्या होता है, तो बढ़ाना होता है। परिवर्तन का मतलब वेरिएशन, चेंज कर देना होता है। निरसन, हटा देना होता है, रिपील होता है। तो बात क्लियर हुई। लेकिन यह काम क्या होना चाहिए? इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, मनमानी नहीं। देखिए, यह काम जब आपको करना है, संशोधन तभी माना जाएगा जब परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन संविधान के आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया दी गई है, तो उसका प्रयोग करते हुए जब आप ऐसा करेंगे तो तब वो जो है संविधान का संशोधन माना जाएगा। अदरवाइज मामला ही जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। और चूंकि ये बात का परीक्षण तो न्यायालय करेगा। देखिए, अब इसके साथ संविधान के आर्टिकल 368(2), देखिए संविधान के आर्टिकल 368(2) में दो बातें लिखी गई हैं। देखिए, दूसरी बात जो है वो परंतु के बाद लिखी गई है और कुछ मैटर लगाया गया है। और इस तरीके से संशोधन के जो है दो तरीके हो जाते हैं। देखिए, पहले में लिखा है कि संविधान संशोधन जो विधेयक होगा वो संसद के किसी भी सदन में पेश करके प्रारंभ किया जा सकेगा। देखिए, बात एकदम क्लियर है कि संविधान संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा और ये जो विधेयक आप लाएंगे तो यह किसी सदन में, चाहे आप इसको लोकसभा से स्टार्ट करें, चाहे आप इसको राज्यसभा से स्टार्ट करें, ये विधेयक लाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ लाना ज़्यादा सुटेबल फील कर रहा है। उसके लिए जो है उसको स्वतंत्रता दी जा रही है। देखिए, यहीं पर एक बात ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है तो इस तरीके से एक सामान्य विधेयक होता है। क्या होगा? एक सामान्य विधेयक होगा। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक एक सामान्य विधेयक होकर भी सामान्य विधेयक की एक बात प्राप्त नहीं करता है। और वो एक बात क्या होती है? क्योंकि मान लीजिए कि कोई विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है और फिर वो सामान्य विधेयक है, तो चूंकि संविधान में आर्टिकल 108 की संयुक्त बैठक प्राप्त कर सकता है, उसकी कुछ कंडीशन है कि कब संयुक्त बैठक प्राप्त कर सकता है, तो तब कर सकता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक है 368 के अंतर्गत, तो बिल तो वो सामान्य विधेयक होगा,
लेकिन उसके संदर्भ में 108 की संयुक्त बैठक नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संविधान संशोधन का जो बिल है तो उसको पृथक पृथक दोनों सदनों से पारित होना पड़ेगा। उसको लोकसभा से भी पारित होना पड़ेगा, उसको राज्यसभा से भी पारित होना पड़ेगा, और उसके बाद फिर महामहिम राष्ट्रपति के पास जो है अनुमति हस्ताक्षर के लिए जाना पड़ेगा। देखिए, अब इस तरीके से बिल सदन में पेश हो गया। अब पेश होने के बाद क्या होगा? देखिए, कहा गया कि प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। देखिए, इसी को जो है इतनी लंबी चौड़ी शब्दावली को जब हमें लिखना हो तो हम उसको लिख दें विशेष बहुमत, है ना। इतनी लंबी चौड़ी शब्दावली लिखने की जरूरत नहीं है, और इतनी लंबी चौड़ी शब्दावली कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, है ना। इसका क्या अर्थ है ना, किसी दिन बता दिया जाएगा, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर हैं तो उसी पर कंसंट्रेट थोड़ा रहे तो ठीक रहेगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे? विशेष बहुमत। चूंकि हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, बहुत लंबा नहीं जाना, लेकिन प्री के लिए हमें थोड़ा याद रखना है कि प्री में जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो ये शब्द आने चाहिए, और उसी को जो है विशेष बहुमत कहा जाता है। तो विशेष बहुमत के द्वारा लोकसभा से, विशेष बहुमत के द्वारा वह राज्यसभा से पारित होगा, या बिल राज्यसभा में रखा गया है तो पहले राज्यसभा से पारित होगा, फिर लोकसभा से पारित होगा। और यदि दोनों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो दूर करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संयुक्त बैठक है नहीं। डिस्प्यूट दूर करने का एक ही उपाय है, संयुक्त बैठक, वो है ही नहीं यहाँ। तो ऐसी स्थिति में पड़ा रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से उसको पारित कर दिया गया, तो फिर यहां लिखा गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। देखिए, राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा, देगा शब्द लिखा हुआ है ना। देखिए, इंग्लिश में हम पढ़ लें, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल। इन्हें देना ही पड़ेगा। हालांकि मूल संविधान में ये कंपलसरी नहीं था, क्योंकि वहां पर था कि दे तो दे, ना दे तो ना दे, दे सकेगा। और दे सकेगा शब्द को 24वां संविधान संशोधन 1971, वही इंदिरा गांधी के समय वाला जो संशोधन हुआ, तो उसमें राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि उसको जो है अनुमति प्रदान करना ही है। और इस तरीके से राष्ट्रपति अब संविधान संशोधन विधेयक को जो है अनुमति प्रदान करते ही हैं। यानी राष्ट्रपति की स्थिति जो है यहाँ एक स्टाम्प रबर जैसी हो चुकी है। और जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति देंगे, साइन करेंगे, अनुमति देने को ही जो है चूंकि हस्ताक्षर कहा जाता है, इंग्लिश में उसको जो है असेंट कहा गया है, तो उसके साथ ही संविधान उस विधेयक के शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। और चूंकि विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। उसके बाद हम कहने लगेंगे वो संविधान संशोधन अधिनियम है,
देखिए, एक तो ये तरीका है। अब एक परंतुक भी यहां लगा हुआ है, वो एक दूसरा टाइप बना देता है। और परंतुक वाले मैटर में चूंकि कुछ मैटर दिया गया है और कहा गया है कि अगर इसमें आपको संशोधन करना हो तब आर्टिकल 54 में करना हो, आर्टिकल 55 में करना हो, इन्हें राष्ट्रपति से संबंधित है, आर्टिकल 73 में करना हो संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 162 में करना हो, आर्टिकल 241 में करना हो, या संविधान के भाग 5 के अध्याय 4, 6 के अध्याय 5 यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भाग 11 केंद्र राज्य विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यदि इनमें से अगर किसी में संशोधन करना हो या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या इस अनुच्छेद के उपबंधों में, इस अनुच्छेद का मतलब है आर्टिकल 368 में संशोधन करना हो, संशोधन करना हो तो तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो कहा गया है कि कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान मंडलों का समर्थन भी अपेक्षित होगा। देखिए, जो मैंने आपको मैटर बताया है, इन मैटर में अगर आपको संविधान संशोधन करना है तो क्या करना पड़ेगा। विधेयक सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं कि लाने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस सदन में ला सकता है या लाने की इच्छा रखता है ना, लोकसभा या राज्यसभा। और उसके बाद प्रत्येक सदन से, है ना, सदन मतलब हाउस, प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत से पारित होगा। और यदि उसका मामला आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1, 7वीं अनुसूची की कोई सूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व या इस अनुच्छेद के उपबंध यानी आर्टिकल 368 से संबंधित है, तो फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद पारित विधेयक, है ना, पारित विधेयक को कहां भेजना पड़ेगा। राज्यों के विधान मंडल में भेजना पड़ेगा। देखिए, राज्यों के विधान मंडल, देखिए ये बात ध्यान रखिए, शब्द इस्तेमाल क्या किया गया है, विधान मंडल। क्योंकि यहां हम गड़बड़ कर देते हैं, ये विधान सभा नहीं है, ये विधान मंडल, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लेजिस्लेचर। और विधान मंडल का गठन कैसे होता है, तो विधान सभा, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद और राज्यपाल, चूंकि हर राज्य में विधानसभा और राज्यपाल कंपलसरी है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो ऐसे स्थिति में विधानसभा और राज्यपाल
से मिलकर विधानमंडल मिलेगा। राज्यों के विधानमंडल, अब कितने विधानमंडल? तो कम से कम आधे, कम से कम आधे, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं तो उसका कम से कम आधे, देखिए पूरे अगर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आधे से कुछ ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि कहा गया है कि कम से कम आधे, तो ऐसी स्थिति में आधे से कम नहीं चलेगा। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन, यानी वो भी जो है बिल को क्या करेंगे, पास करेंगे। और पास करने का मतलब माना जाएगा कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अनुसरण में हैं। और जब ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि परंतु के अंतर्गत जो मैटर दिया है उसमें संशोधन करने के लिए राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी है। इससे लिखा गया ये बहुत कठोर संविधान संशोधन करने का तरीका है। और इसके बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति यानी हस्ताक्षर करने के लिए जो है भेजा जाएगा। और जैसा कि हम कह ही आए हैं कि राष्ट्रपति को अनुमति देना ही होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो प्रकार के संविधान संशोधन हो गए। एक को हम कहेंगे, क्योंकि दोनों ही जो है कठोर है, तो एक अगर हम कहेंगे कठोर है तो दूसरा जो है वो अति कठोर है, ज़्यादा डिफिकल्ट है। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादा डिफिकल्ट जो मैटर है तो उनका संबंध कहीं ना कहीं जो है वो संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि ये जो मैटर नहीं दिए हैं, इसके अंदर जो मैटर नहीं दिए हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि संविधान में जहां ये लिख दिया गया है कि ये आर्टिकल 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा, तो वो दोनों ही बातों को अगर हम निकाल दें तो जो रिमेनिंग रूप से बचेगा, जो शेष भाग बचेगा, तो आर्टिकल 368 के कठोर यानी सिर्फ विशेष बहुमत, जिसके लिए आपको जो है राज्यों के विधानमंडल के पास जाने की जरूरत नहीं है, से संशोधित हो जाएगा। और मूल अधिकार, क्योंकि हम ये बात जानना चाहते थे कि मूल अधिकारों पर संशोधन कैसे होगा, तो मूल अधिकारों पर संशोधन करने के लिए आपको सदन में बिल लाना है, प्रत्येक हाउस से जो है उसको विशेष बहुमत से पास कराना है, और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति के पास जाना है, जिस राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही है। चूंकि मूल अधिकारों के संदर्भ में अब हम जानते हैं कि मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन राज्यों के अनुसमर्थन की कोई व्यवस्था यहां नहीं दी गई है। क्योंकि राज्यों के अनुसमर्थन की व्यवस्था कब, तो उसमें स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा है कि कब, है ना, उसमें ईटीसी, कोई गैप, कोई भी झोल झाल नहीं दिया हुआ है। एकदम क्लियर कट बात लिखी गई है और वो हमें याद भी होनी चाहिए। कई बार प्री में पूछ भी लेते हैं, तो इसलिए बात बहुत क्रिस्टल क्लियर रूप से जो है बात समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, ये प्रक्रिया संविधान संशोधन के संबंध में थी। संविधान का भाग 20 है, आर्टिकल 368 है। देखिए, अब आते हैं केस पर, थोड़ा उनको समझते हैं। और चूंकि कल जब हमने जो है क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो हमने देखा था कि एक परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया
कि संविधान संशोधन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव बताइए। तो हमने कहा था कि कई संशोधन ऐसे हैं और संशोधन करने का मेन उद्देश्य ही ये है कि वो ज़्यादा संविधान को इफेक्टिव बना सकें, क्योंकि सरकारों की मंशा रही है, चिंता भी रही है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके क्रम में कई अड़चनें भी आती रही हैं और उन्हीं अड़चनों के संदर्भ में समय समय पर उच्चतम न्यायालय को निर्णय देने पड़े। और उससे संबंधित देखिए निर्णय तो बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा में पूछे जाने जैसे और संविधान संशोधन को बताने के समय उल्लेखित किए जाने वाले लगभग 4 ही लैंडमार्क निर्णय जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं। और उसमें से हम पहले की बात करेंगे। देखिए, शंकरी प्रसाद वाला मामला है, जो कि 1951 में लाया गया था, भारत संघ के विरुद्ध लाया गया था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चूंकि भारत के विरुद्ध अगर आपको केस लाना है तो संविधान के आर्टिकल 300 के अनुसार भारत संघ के नाम से लाना पड़ेगा, और भारत संघ को ही जो है यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जब किसी पर्टिकुलर राज्य के विरुद्ध आपको लाना पड़ेगा तो उस राज्य के नाम से लाना पड़ेगा। कि जैसे मध्य प्रदेश के विरुद्ध अगर आपको लाना है तो वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, या मध्य प्रदेश को अगर किसी के विरुद्ध लाना है तो वो मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस फला, ऐसे करके केस लाएगा। तो ये केस लाया था शंकरी प्रसाद। किसके विरुद्ध लाया था? भारत संघ के विरुद्ध। कब लाया था? 1951 में। क्यों लाया था? तो क्यों का जवाब है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही जो है लागू हुआ था, और 1951 में ही जो है सरकार को पहला संशोधन करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार के सामने कई ऐसी समस्याएं थीं जिनको दूर करना था, साथ में नीति निर्देशक से संबंधित बातों को लागू करना था। भौतिक संपत्ति का वितरण इस प्रकार बटा हुआ हो कि सबका जीवन बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन स्थिति तो ये थी कि जमीनों पर बड़े बड़े लोगों का कब्जा था। 2000, 5000, 10,000 एकड़ जमीन एक व्यक्ति के पास थी। भारत की अधिकांश जनसंख्या भूमि विहीन थी। तो आप समाजवादी सिद्धांत, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय कैसे ला सकती? तो सरकार को जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना था। इसके लिए कानून बनने प्रारंभ हुए, और चूंकि जो कानून बन रहे थे तो उसको लेकर केस लगने प्रारंभ हो गए, क्योंकि लोगों की ज़मीनें जाने लग गई। जिसके बाद ज़्यादा ज़मीनें थी तो अब सरकार जो है वो बनाए गए कानून से जो है उनको अधिग्रहित करने लग गई। लोग कोर्ट जाने लग गए। अब भिन्न भिन्न हाई कोर्ट भिन्न भिन्न निर्णय देने लग गए। किसी ने कहा कानून सही है, किसी ने कहा कानून गलत है। जैसे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून सही है, बिहार उच्च न्यायालय ने कहा गलत है। और चूंकि शंकरी प्रसाद देव बिहार से ही संबंधित थे और बिहार उच्च न्यायालय ने चूंकि कहा कि कानून गलत है, तो मामले की अपील होनी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि
शंकरी प्रसाद के साथ जो कुछ हुआ है तो उसका संबंध है संविधान के आर्टिकल 31, जिसके अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार। और चूंकि ये एक मूल अधिकार है और मूल अधिकार के संदर्भ में आर्टिकल 13 कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार छीने जाए या कम किए जाए। तो अब ये प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन करके फिर संपत्ति के अधिकार के प्रभाव को कम कैसे किया गया, एक तो ये जांचना था। दूसरी बात यह कि इसी के संदर्भ में अनुसूची 9 भी जोड़ी गई थी, तो ये सब बातों का परीक्षण करना था और अल्टीमेटली ये देखना था न्यायालय को कि क्या आर्टिकल 13 के रहते हुए संसद संविधान संशोधन कर सकती है या नहीं। अगर प्रश्न ये है कि अगर संशोधन नहीं कर सकती है तो फिर प्रथम संविधान संशोधन गलत है, और अगर प्रथम संविधान संशोधन गलत है तो जिसके बाद जो जमीन है वो होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि फिर आप सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करेंगे कैसे। इसलिए न्यायालय को जो है बहुत सूक्ष्म परीक्षण करना था। देखिए, न्यायालय ने मामले को देखा। अब न्यायालय ने आर्टिकल 368 की पूरी प्रक्रिया को समझा और चूंकि वहां पर जो है संसद शब्द का इस्तेमाल था और 1951 में हमारे पास निर्वाचित संसद तो थी नहीं, संविधान सभा ही एक संसद के रूप में काम कर रही थी। तो वकीलों का तर्क था कि इस संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि वो तो उस अर्थ में संसद ही नहीं है। एक तो ये आक्षेप किया गया क्योंकि कोई निर्वाचित तो है नहीं। दूसरी बात ये कहा गया कि 368 में सिर्फ प्रक्रिया दी गई है, शक्ति नहीं दी गई, इसलिए आर्टिकल 13 के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए, न्यायालय को भी तत्कालीन परिस्थितियां पता थी कि अगर हमने कोई भी उल्टा सीधा अगर निर्णय दे दिया तो उसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में ही इस मामले का फैसला होना था, तो उन्होंने बहुत सावधानी के साथ इस मैटर पर विचार किया और विचार करने के बाद जो निर्णय दिया, उन्होंने कहा संविधान संशोधन और कोई कानून बनाना दोनों पृथक पृथक बातें हैं। इसलिए संविधान संशोधन जो है वो कानून बनाने जैसा नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव आर्टिकल 13 पर नहीं जाता है। और रही बात संसद की, तो संविधान सभा के सदस्यों की जो भावना थी तो उस अर्थ में यह संसद ही है, और निष्कर्ष दिया गया, निर्णय था, क्योंकि बड़ा लैंडमार्क निर्णय था कि संसद संविधान के किसी भी भाग पर संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों ना हो। देखिए, रास्ता खुल गया, सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ। ये नहीं जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन अब होना तय ही है, और कानून बनाए जाने लगे, धड़ाधड़ और कानून बनने लग गए। देखिए, अभी तक केंद्र ही कानून बना रहा था। इसके बाद देखिए 17वां संविधान संशोधन अधिनियम
1964 लाया गया और इसके अंतर्गत आर्टिकल 31 में और वृद्धि की गई। हालांकि इसके अंतर्गत एक बात यह रखी गई कि निजी कृषि भूमि को जब भी सरकार अधिग्रहित करेगी तो बाजार मूल्य से उसको पैसा देना पड़ेगा। देखिए, बाजार मूल्य से, वर्तमान में कहा गया है व्यावसायिक मूल्य से। अब ऐसी स्थिति में सरकार करोड़ों की जमीन लेकर 1000 रुपए पकड़ा देती थी और मिस्टर सज्जन कुमार जो राजस्थान से संबंधित थे तो इनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई। तो ये कहां गए? ये हाईकोर्ट गए। किसके खिलाफ? राजस्थान राज्य के विरुद्ध। और इस केस में 17वां संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। देखिए, इस मामले में क्या निर्णय आया? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो पहली बात, शंकरी प्रसाद के निर्णय को ही लागू किया गया। इसका मतलब यह था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसलिए 17वां संविधान संशोधन जो किया गया है वो असंवैधानिक तो नहीं है। और दूसरी बात कही गई कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं। और ये बात किसने कही? जस्टिस मधोलकर। देखिए, फैक्ट याद रखिए, जस्टिस मधोलकर ने पहली बार, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में रखा गया है, सच है। लेकिन उससे पहले सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य में इसके निर्णय में जस्टिस मधोलकर के द्वारा संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं के बारे में उल्लेखित किया गया था। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन चूंकि शंकरी प्रसाद के निर्णय को रखा गया, इसलिए ये बातें जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाई। और चूंकि ये बातें हाईलाइट शंकरी प्रसाद में इसलिए हो पाई क्योंकि इन्होंने संविधान संशोधन में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत तय कर दिए। देखिए, अब इस क्रम में चूंकि सरकारों के पास अब जमीन अधिग्रहित करने का रास्ता धड़ल्ले के साथ खुल गया। अब इसी क्रम में पंजाब सरकार के बनाए कानून से मिस्टर गोलकनाथ, इनके पास लगभग जो है 500 एकड़ जमीन थी और पंजाब सरकार ने एक निर्णय बनाया, एक कानून बनाया कि अब जमीन को अलग अलग वैरायटी में बांटा गया, सिंचित और सिंचित, कि सिंचित हो तो 20 एकड़, असिंचित हो तो 30 एकड़, 35 एकड़, और इतनी जमीन को छोड़कर बाकी सब जमीन को से ले लो। और इस तरीके से मिस्टर गोलकनाथ की जमीन जो है वो पंजाब सरकार ने ले ली। तो गोलकनाथ फिर हाई कोर्ट गए, किसके विरुद्ध? पंजाब राज्य के विरुद्ध। और चूंकि वहां हार गए तो उसके बाद जो है अपील करके जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 1967 में इस पर एक बड़ा फैसला हुआ और चूंकि अब न्यायालय ने, यानी उच्चतम न्यायालय ने जो पीछे निर्णय दिए गए थे
और पीछे निर्णय का जो सार था कि संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 का 13 से कोई रिलेशन नहीं है, और चूंकि वो वैसा कोई कानून भी नहीं बनता है जैसे संसद कोई बनाती है, तो इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रुख दिया, और सार रूप में अगर हम कहें तो इस निर्णय में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार यानी संविधान के भाग 3 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए ये शॉक्ड कर देने वाला निर्णय था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 13 से कनेक्टेड है, क्योंकि आर्टिकल 368 में सिर्फ प्रक्रिया दी गई है, शक्ति नहीं दी गई है, और शक्ति जो है वो 13 से बाउंड होती है, कनेक्ट होती है। साथ में न्यायालय ने कहा कि जो मूल अधिकार है वो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है, जो ये तय करते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहता है, क्या उसको सबसे अच्छा लगता है, क्या सबसे उसको बुरा लगता है। अगर हम मूल अधिकारों से ही छेड़छाड़ करेंगे तो हम मानव व्यक्तित्व के विकास को बाधित कर देंगे, और इसलिए न्यायालय का निर्णय था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो सीधी सी बात है कि संपत्ति के अधिकार में किए गए जो संशोधन थे गलत थे, और इस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शॉक्ड हो गई। चूंकि 1967 में जब ये निर्णय आया तो इंदिरा गांधी की हालत कमजोर थी, और 1969 के बाद जब इंदिरा गांधी की स्थिति में थोड़ी मजबूती आई तो इंदिरा गांधी ने गोलकनाथ के निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए, या हम कहें उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया, और इसमें कई बातें लिखी गई। देखिए कई बातें लिखी गई का मतलब है, एक तो आर्टिकल 368 का संशोधन ही किया गया, और उसमें शक्ति और प्रक्रिया शब्द जोड़ा गया, क्योंकि यही बात जो है आपके प्री एग्जामिनेशन 2021 में आया था कि सही कथन चुनना है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या 368 में संशोधन करता है, तो करता है, क्योंकि प्रक्रिया के साथ शक्ति भी जोड़ देता है। दूसरी बात, इसमें खुद ही ये जोड़ दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनन्य एब्सोल्यूट शक्ति है ना, अनन्य शक्ति है, मतलब उसमें कोई संदेह ही नहीं है, तो सुप्रीम पावर है। और तीसरी बात एक और जोड़ी गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन भी नहीं किया जाएगा,
यानी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। यानी आप बात समझ गए होंगे कि इंदिरा गांधी को मौका जब मिला तो इंदिरा गांधी ने सारी बात जो अपने पक्ष में लिख दी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब रही बात, फिर वही कहानी स्टार्ट, जमीनों के अधिग्रहण उनसे संबंधित जो मुकदमे पहले से चल रहे थे। तो चूंकि अब 24वां जब संविधान संशोधन आ गया तो अब इसके प्रकाश में अब मामले निपटाए जाने लग गए। तो चूंकि केशवानंद भारती का मामला तो हालांकि पुराना था और केरल सरकार ने भी वहां पर कानून बनाकर जो है उनके मठ की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके खिलाफ वे केरल न्यायालय गए थे, केरल उच्च न्यायालय। लेकिन केरल उच्च न्यायालय में वो हारे और परिणाम ये हुआ कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए। और चूंकि इसी बीच में 24वां संविधान संशोधन जब हुआ तो केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में 24वें संविधान संशोधन पर भी प्रश्न उठाया गया और न्यायालय के समक्ष, चूंकि अब यह भी एक विचारणीय मुद्दा था कि संसद के द्वारा जो 24वां संविधान संशोधन किया गया है तो किस हद तक सही है। देखिए, न्यायालय ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद 368 में जो संशोधन हुआ उसको उन्होंने कहा राइट, कोई दिक्कत नहीं है, वहां उन्होंने राइट लगा दिया। यानी संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, जो शब्द शक्ति और प्रक्रिया शब्द जो जोड़ा गया, उन्होंने न्यायालय ने कहा ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात थी कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनन्य शक्ति है, तो इसको चेंज किया। और यहां जो चेंज किया गया तो कहा गया कि आधारभूत ढांचे को बनाए रखते हुए देखिए ये एक लिमिटेशन जोड़ दिया गया। देखिए, जैसे हमने कहा था कि बुनियादी विशेषता का जो मामला है वो सज्जन कुमार के मामले में मधोलकर साहब ने जो है उठाया था, लेकिन उसका कोई वहां प्रभाव नहीं था। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि किस केस में सबसे पहले बुनियादी विशेषता के बारे में न्यायालय ने मार्क किया। लेकिन केशवानंद भारती के मामले में उसने एक सीमा रेखा ही खींच दी। और अब प्रश्न ये है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की अनन्य शक्ति तो है, लेकिन वो संशोधन करके आधारभूत यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मिटा नहीं सकती है। देखिए, अब ये बात यहां पर आ गई और न्यायालय ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन भी नहीं किया कि वो होता ही क्या है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, देखिए इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। और वर्तमान चूंकि ये भी हमारे जो है सिलेबस में जुड़ा हुआ है तो इस पर भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमें उसको जो है समझ लेना होगा। तो एक प्रकार से ये वाला जो मुद्दा था कि एक तरफ संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति भी दे दी गई और दूसरी तरफ जो है इनडायरेक्टली उसको रोक भी दिया गया होगा, क्योंकि न्यायालय ने टकराने की बजाय थोड़ा चालाकी से काम लिया। और तीसरी बात जो है ये तो अल्ट्रा वायरस ही हो गई। अल्ट्रा वायरस का मतलब शून्य, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में शून्य करने को ही जो है अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। अल्ट्रा वायरस उन्होंने कहा यह तो संभव ही नहीं है कि हम किसी भी चीज का न्यायिक पुनर्विलोकन ना करें।
ये तो असंवैधानिक है, और चूंकि असंवैधानिक होने के नाते जो है शून्य है, ये अल्ट्रा वायरस है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि केशवानंद भारती का जो मामला था, तो उसमें 24वें संविधान संशोधन का जो परीक्षण किया गया, तो उसके परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से इसको सच माना गया और आंशिक रूप से इसको जो है कैंसिल किया गया, अल्ट्रा वायरस किया गया। परिणाम यह हुआ कि केशवानंद भारती की जो जमीन का अधिग्रहण था वो ठीक था, क्योंकि संसद को जो है संशोधन करने की शक्ति थी, तो इसलिए जो कानून थे वो मूल अधिकारों के अगेंस्ट नहीं थे, और इस तरीके से केशवानंद भारती तो केस हार गए। लेकिन एक लैंडमार्क डिसीजन हमारे सामने आ गया, और इस तरीके से वर्तमान में हम देखते हैं कि अब हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि संसद जो है मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। बस एक उसको ये देखना पड़ेगा कि आधारभूत ढांचा को उसने बनाए रखा है या नहीं। और चूंकि इस तथ्य के प्रकाश के लिए जो है कोई व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और उसको चुनौती दे सकता है। तो देखिए, ये हमारे संविधान में संशोधन करने से संबंधित वर्तमान में जो लिमिटेशंस जो हैं, जो बाध्यताएं हैं, तो वो इस रूप में हमारे सामने आती है। और यही कारण है कि इन 4 निर्णयों का जो कि संविधान संशोधन के संदर्भ में अति महत्व है, जो आपसे कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है। यही कारण है कि मैंने इसको जो है काफ़ी डिटेल के साथ बताया है। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे। जय हिंद।